हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फ्रांसीसी क्रांति के प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाल रहे हैं अर्थात फ्रांसीसी क्रांति का प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। हमने चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उनको बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में परिवर्तित करके पूरे चैप्टर का सारांश एक तरह से क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको बता रहे हैं। चैप्टर को हम समझा चुके हैं, फिर भी आप लोगों के पास किताब नहीं है, इसलिए लगभग सभी 5 पार्ट में जो ये फ्रांसीसी क्रांति है सबका सारांश मेन पॉइंट हमने जो है क्वेश्चन आंसर के रूप में लिख दिया है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। क्या है क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की, जैसा कि हम चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को समझा चुके हैं कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। और अगला क्वेश्चन बनता है कि किसके शासनकाल में हुई थी। तो लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। क्यों हुई थी, ये कारण हम डिटेल्स बता चुके हैं आप लोगों को कि लुई 16वां जो था फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन था। बुर्बो वंश के शासक लुई 16वें के शासनकाल में 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई। क्रांति का कारण क्या था कि लुई 16वां अयोग्य शासक था, निरंकुश शासक था और प्रजाहित के कार्य नहीं करता था। साथ ही उसकी पत्नी मेरी अंतोआंत जो थी, एंतोआंत भी लिखते हैं, अंतोआंत भी लिखते हैं, तो मेरी अंतोआंत जो थी वो भी क्या थी, एक घमंडी महिला थी, अपव्ययी महिला थी। तो इसलिए दोनों द्वारा राजस्व का अपव्यय किया जाता था, यानी आय से अधिक व्यय करना को अपव्यय कहा जाता है। तो ये दोनों पति पत्नी कौन, लुई 16वां क्या थे, अपव्ययी थे और साथ ही ये विभिन्न युद्धों में भाग लिया था लुई 16वां। तो इसलिए क्या हुआ था कि राजकोष रिक्त हो गया था और इसने जनता पर कर बढ़ाने का निर्णय ले लिया था। इसीलिए वहाँ पर जो तृतीय एस्टेट के लोग थे उन्हीं को कर वहन करना पड़ता था, क्योंकि 2 एस्टेट करों से मुक्त होता था। तो इसलिए तृतीय एस्टेट के लोगों ने क्रांति कर दी। रूसो कौन था, क्वेश्चन है। रूसो एक दार्शनिक था। रूसो द्वारा सामाजिक समझौता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, जिसे सामाजिक संविदा भी कहा जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक संविदा का सिद्धांत किसने दिया, रूसो ने दिया। यह कौन था, एक महान दार्शनिक थे रूसो। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। आंसर है स्टेट जनरल का अधिवेशन। तो बच्चों, जैसा कि हम फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत बता चुके हैं कि फ्रांस में यह अधिकार राजा को नहीं था कि वह अकेले कर बढ़ा सके। उसके लिए उसे एस्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी, यानी कि सभा का आयोजन करना पड़ता था, जिसमें तीनों एस्टेट के प्रतिनिधि होते थे। प्रथम एस्टेट, जैसा कि हम बताए हैं कि फ्रांस का समाज कितने वर्गों में विभक्त था, 3 वर्गों में। प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। तो इसी तरह से एस्टेट जनरल की बैठक भी होती थी, यानी कि अधिवेशन भी होता था, जिसमें तीनों एस्टेट के लोगों को बुलाया जाता था। तीनों एस्टेट के प्रतिनिधि भाग लेते थे और अधिवेशन बुलाने का अधिकार राजा को ही होता था और अधिवेशन किसी बड़े राजनैतिक मुद्दे पर ही आमंत्रित किया जाता था। काफ़ी लंबे समय के पश्चात लुई 16वें ने 1789 में स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया। क्यों बुलाया था, कर को बढ़ाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए, स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि 2/3 बहुमत की स्वीकृति, 2/3 प्रतिनिधियों की स्वीकृति
कर बढ़ाने के लिए राजा को लेनी पड़ती थी, आवश्यक थी, इसलिए यह स्टेट जनरल की सभा बुलाई गई थी। और फिर क्या हुआ कि तृतीय वर्ग ने सभा का बहिष्कार कर दिया क्योंकि उनकी मांगों को लुई 16वें ने ठुकरा दिया। इस प्रकार स्टेट जनरल के प्रतिनिधि यानी तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि जो स्टेट जनरल के अधिवेशन में आए थे, वहाँ से जहाँ पर अधिवेशन हो रहा था उस भवन से बाहर निकल गए और टेनिस कोर्ट के मैदान में शपथ लिया कि जब तक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, जब तक हम अपना संविधान नहीं बना लेंगे, तब तक क्या करेंगे बच्चों, कर नहीं देंगे। तो इस प्रकार फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या हुआ, स्टेट जनरल का अधिवेशन, क्योंकि स्टेट जनरल के अधिवेशन के परिणाम स्वरूप ही टेनिस कोर्ट की शपथ के द्वारा ही क्रांति शुरू हो गई। फ्रांस की अगला क्वेश्चन है बच्चों, फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम क्या था? आंसर है स्टेट्स जनरल था। फ्रांस की प्राचीन संसद का फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, नाम क्या था? स्टेट्स जनरल था। अगला है, फ्रांस की क्रांति में तृतीय वर्ग का नेतृत्व किसने किया? आंसर है मिराबियो ने किया था। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, फ्रांस की क्रांति में तृतीय वर्ग यानी तृतीय स्टेट्स का नेतृत्व किसने किया? मिराबियो ने किया। बच्चों, मिराबियो के विषय में हम आपको बता चुके हैं कि मिराबियो कौन था। यह कुलीन वर्ग का व्यक्ति था, किंतु सामंतवादी प्रथा का विरोधी था और इसी के नेतृत्व में टेनिस कोर्ट की सभा हुई, जिसमें कि जनता ने मिराबियो के नेतृत्व में यह निर्णय लिया कि जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा, हम कर अदा नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया? यानी कि स्टेट जनरल का अधिवेशन कब बुलाया गया? क्वेश्चन वही है, बस शब्दों का हेरफेर है। क्या है? तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया? आंसर है 27 जून 1789 ईस्वी में किया गया। तो बच्चों, यही क्वेश्चन ऊपर है कि फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण स्टेट जनरल का अधिवेशन। तो ये अधिवेशन कब बुलाया गया? किसने बुलाया? लुई 16वें ने बुलाया। कब बुलाया? 27 जून 1789 ईस्वी में। तो क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को कई तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है और आंसर एक ही होता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट जनरल का अधिवेशन कब हुआ? 27 जून 1789। स्टेट्स जनरल की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया? 27 जून 1789। स्टेट्स जनरल की संयुक्त बैठक का आयोजन किसने करवाया? लुई 16वें ने करवाया। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन के एक ही आंसर होता है कई क्वेश्चन के। इसी को घुमा फिरा के हम कई क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बास्तिल दुर्ग के पतन का वर्ष क्या था? तब बास्तिल दुर्ग का पतन किस वर्ष में हुआ? आंसर है 14 जुलाई 1789। क्या है बच्चों? 14 जुलाई 1789। जैसा कि हम लेसन समझाने के समय बता चुके हैं कि बास्तिल का दुर्ग जो था वह बुर्बो वंश के राजाओं के निरंकुशता का प्रतीक था। क्यों निरंकुशता का प्रतीक था? क्योंकि इसी जेल में, बास्तिल के जेल में ही राजनीतिक कैदियों को बंद किया जाता था। इसलिए जनता इसे क्या करती थी? निरंकुशता का प्रतीक मानती थी। और जब तृतीय स्टेट के लोगों ने मिराबियो के नेतृत्व में टेनिस कोर्ट में शपथ लिया कि जब तक हम
हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, हम कर अदा नहीं करेंगे। इसी जो है शपथ के साथ मिराबो के नेतृत्व में जनता ने क्या किया, बास्तिल दुर्ग पर धावा बोल दिया था और बास्तिल दुर्ग के रक्षक देलेनो का वध कर दिया था। दुर्ग के फाटक को खोल दिया गया था और 14 जुलाई 1789 को दुर्ग में बंद राजनीतिक कैदियों को रिहा करा लिया गया था बच्चों। तो इसीलिए 14 जुलाई फ्रांस में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस भी 14 जुलाई के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन इसी पर है कि बास्तिल का दुर्ग किसका प्रतीक था। अभी हमने बताया कि राजाओं की निरंकुशता का। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, बास्तिल दुर्ग के पतन का वर्ष 14 जुलाई 1789 किसका प्रतीक था। राजाओं की निरंकुशता का प्रतीक था। अगला, नेशनल असेंबली ने मानव के जन्मजात मौलिक अधिकारों की घोषणा कब की। 27 अगस्त 1789 को। तो नेशनल असेंबली को जब राजा ने मान्यता प्रदान कर दी तो नेशनल असेंबली द्वारा मानव अधिकार का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया 17 अगस्त 1789 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किस वंश का शासन था बच्चों। ऊपर भी बता चुके हैं हम, बुर्बो राजवंश का शासन था। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन की हार कहाँ और कब हुई थी। क्या क्वेश्चन है बेटा कि नेपोलियन की हार कब और कहाँ हुई थी। आंसर है, नेपोलियन की हार वाटरलू में 1815 में हुई थी। क्या हुई थी, नेपोलियन की हार वाटरलू में 1815 ईस्वी में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन, चुड़ैलों का धावा किस शहर में हुआ था। आंसर है, वर्साय के शहर में। हम महिलाओं के लिए क्रांति के अंतर्गत यह बताए थे कि फ्रांस में महिलाएं शुरू से ही पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आंदोलन चला रही थीं। और यहाँ क्या हुआ था, वर्साय में कि महिलाएं पेरिस में जब वहाँ पर अन्नाभाव हो गया, जैसा कि हमने एक चक्र बना करके आप लोगों को चैप्टर के अंतर्गत समझाया है कि वहाँ पर क्या हुआ फ्रांस में कि सूखा पड़ गया, अन्न कम उत्पन्न हुआ, अन्नाभाव हो गया। तो पाव रोटी जो वहाँ का मुख्य खाद्य पदार्थ था उसको क्या किया गया, कालाबाजारी होने लगी। यानी कि दुकानदार उसको ऊंचे दामों पर बेचते थे। और पेरिस में महिलाएं कई घंटों लाइन में लगी रहती थी। किसके लिए बेटा, पाव रोटी खरीदने के लिए। और जब उन्हें पाव रोटी नहीं मिली तो उन्होंने क्या किया कि दुकानदारों पर धावा बोल दिया। और महिलाओं के धावा बोलते ही भीड़ अत्यधिक इकट्ठा हो गई और उग्र भीड़ ने क्या किया कि वर्साय के महल की तरफ प्रस्थान किया और वर्साय के महल को घेर लिया तथा राजा को बंदी बना लिया गया। तो वहाँ फ्रांस में महिलाओं के धावा को, वर्साय के महल पर आक्रमण करने को, राजा को बंदी बनाए जाने में महिलाओं के योगदान को चुड़ैलों का धावा कहा जाता है। क्योंकि इसमें दो वर्ग है, दो पक्ष है। जो पुरातन पंथी थे, जो राजतंत्र के समर्थक थे, उन्होंने महिलाओं के वर्साय महल पर आक्रमण को चुड़ैलों का धावा बोला। अगला क्वेश्चन बच्चों, टाइद किस प्रकार का कर था और यह कौन वसूल करता था या किसे दिया जाता था, या इस टाइड नामक कर को वसूलने का अधिकार किसको था और यह उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था। तब 4-5 क्वेश्चन का आंसर हमने एक साथ दिया है। टाइड धार्मिक कर था। कैसा कर था, धार्मिक कर था। और कौन देता था, जिसे किसानों द्वारा
कौन देता था? किसान देते थे। किसको देते थे? चर्च को दिया जाता था। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। टाइद क्या था? धार्मिक कर था। इस कर को कौन देता था? किसान देते थे। किसको देते थे? चर्च को दिया जाता था। और यह उपज का कितना हिस्सा होता था? कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। बच्चों, तो ये टाइद जो कर है, धार्मिक कर था, जिसे किसान चर्च को अदा करते थे, कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर दिया जाता था। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए। टाइल, ऊपर क्या था? टाइद था। नीचे टाइल क्या है? किस प्रकार का कर है? टाइल सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था। यानी टाइल क्या था? प्रत्यक्ष कर था, जो राज्य को किसानों द्वारा अदा किया जाता था। यानी राज्य को दिया जाता था, राजसी कोष में जमा किया जाता था। कौन सा कर बच्चों? टाइल कर।